नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विषय की कक्षा 12 के अध्याय 4 मनोवैज्ञानिक विकार के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम अपसामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्यय, मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण, अपसामान्य व्यवहार के अंतर्निहित कारक और अपसामान्य व्यवहार के मॉडलों का अध्ययन कर चुके हैं। इस भाग में हम दुश्चिंता विकार, मनोग्रस्ती बाध्यता तथा संबंधित विकार, अभिघात तथा दबाव कारक संबंधी विकार, कायिक अभिलक्षण संबंधित विकार और विच्छेदी विकार को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दुश्चिंता विकार की। हम सभी को कभी न कभी दुश्चिंता होती है, जैसे कि परीक्षा के पहले या साक्षात्कार से पहले या फिर नई नौकरी के पहले दिन। ऐसा होना सामान्य बात है, किसी को भी चिंता हो सकती है। लेकिन अत्यधिक दुश्चिंता, अधिक समय तक दुश्चिंता और लगभग हर काम में दुश्चिंता हो रही हो, जिसके कारण से दैनिक क्रियाकलापों में बाधा आ रही हो, तब इसे हम दुश्चिंता मनोविकार की श्रेणी में रख सकते हैं। दुश्चिंता विकार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार, आतंक विकार या पैनिक डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं, दुर्भीति या असंगत भय विकार और वियोगज दुश्चिंता विकार। इसके साथ साथ कुछ अन्य दुश्चिंता विकार भी हो सकते हैं, जैसे कि चयनात्मक गूंगापन या फिर बहरापन। सबसे पहले हम सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार की बात करते हैं। इस विकार में लंबे समय तक चलने वाले, अस्पष्ट और ऐसे जिनका वर्णन न किया जा सके तथा तीव्र भय, इनका अनुभव हो सकता है। किसी विशिष्ट वस्तु या किसी विशिष्ट व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से हो सकते हैं, किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव नहीं होता है। भविष्य के प्रति एक आकुलता होती है, एक आशंका बनी रहती है, अत्यधिक सतर्कता प्रदर्शित करते हैं। वातावरण से खतरे की उनको गंध आती है, ऐसा लगता है कि खतरा है कहीं, तो उसकी छानबीन करते रहते हैं। और उनके पेशीय तनाव या बेचैनी भी वो प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर और तनावग्रस्त दिखता है। चलिए अब हम बात करते हैं आतंक विकार की। इस प्रकार की दुश्चिंता में कुछ आतंक के दौरे पड़ते हैं। व्यक्ति तीव्र दहशत का अनुभव करता है। किसी विशिष्ट उद्दीपक से संबंधित विचार उत्पन्न होने पर तीव्र दुश्चिंता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे विचार बिना किसी पूर्वानुमान के घटित होते हैं, और जब यह सब घटित हो रहा होता है तो कुछ खास तरह के नैदानिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सांस लेने में कमी, चक्कर से आना, दिल जोर जोर से धड़कना, ऐसा लगना कि दम घुटा जा रहा है, जी मिचलाना भी प्रदर्शित कर सकता है व्यक्ति, छाती में दर्द महसूस हो सकता है, उसको डर लग सकता है कि कहीं मैं सनकी व्यवहार ना करने लगूं, उसको डर लगता है कि कहीं मैं स्थितियों से अपना, सारे तरह की स्थितियों से अपना नियंत्रण ना खो दूं, इस बात का भय लगता है, उसको मृत्यु भय लग सकता है। तो इस तरह के लक्षण हमें आतंक विकार में देखने मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दुर्भीति की। इस विकार में व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति या स्थितियों से अतार्किक भय महसूस करता है। दुर्भीतियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि विशिष्ट दुर्भीति। विशिष्ट दुर्भीति किसी खास तरह के उद्दीपक,
किसी खास तरह की स्थिति से होती है। जैसे कि कुछ लोगों को ऊंचाई का डर लगता है, कुछ लोगों को बंद जगह में डर लगता है, कुछ लोगों को मकड़ी से या कॉकरोच से या छिपकली से डर लगता है, कुछ लोगों को कुछ और तरह के गंध या किसी और तरह की बातों से डर लग सकता है। और यह भय आमतौर पर असंगत होता है, उसका कोई खास कारण नहीं नजर आता है। कुछ लोगों को सामाजिक दुर्भीति होती है, सामाजिक असंगत भय होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सामाजिक परिस्थिति से, नई परिस्थिति से बचने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पार्टी में जाना बिल्कुल आसान काम लगता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको सामाजिक दुर्भीति है, उसको किसी शादी विवाह या किसी तरह के समारोह या किसी सामाजिक स्थिति में जाना लगभग दंड स्वरूप सा लगता है। एक और दुर्भीति है जिसको विवृति भीति कहते हैं। इस तरह की दुर्भीति में व्यक्ति घर से बाहर निकलने में उसे भय लगता है। ऐसे व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाते हैं, यात्रा करने में भी उन्हें भय लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने रिश्तेदारों या मित्रों के पास जाने में भय लगता है। आमतौर पर ये व्यक्ति अपने घर या अपने आसपास के वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं। दुर्भीति के बाद एक और विशिष्ट तरह की चिंता विकार की हम चर्चा करेंगे, वियोगज दुश्चिंता विकार। इस विकार में व्यक्ति को जिस कुछ खास व्यक्तियों से लगाव होता है, वो लगाव अपने भाई बहन से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, या पति पत्नी को एक दूसरे से हो सकता है। तो जिनसे लगाव है उनसे अलग होने के बारे में वो चिंतित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अकेले कमरे में जाने में भी इन्हें डर लगता है, इनको नई परिस्थिति में जाने में डर लगता है। ये अपने माता पिता या भाई बहन के संरक्षण में रहना चाहते हैं। अलगाव से बचने के लिए कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। जब कभी इनसे कहा जाए कि तुम्हें अलग होके किसी और जगह जाना है, तो ये कुछ ऐसी गड़बड़ी करेंगे या कुछ चिल्लाएंगे या झल्लाहट प्रदर्शित करेंगे, यहाँ तक कि आत्मघाती व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और चिंता विकार हैं जो दुर्भीति, सामान्यीकृत चिंता या फिर आतंक विकार की श्रेणी में हम उन्हें नहीं रख सकते। जैसे कि चयनात्मक गूंगापन, कुछ खास परिस्थिति में चिंता के कारण मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, या चिंता, दुश्चिंता के कारण से व्यक्ति कोई खास बातें सुन नहीं रहा है। चयनात्मक होता है यह सारे स्थितियों में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से बधिर हो गया है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ खास चिंता वाली परिस्थितियों में वह सुन नहीं पाता है या फिर बोल नहीं पाता है। चलिए, चिंता विकृतियों के बाद अब हम बात करते हैं मनोग्रस्ती, बाध्यता और इससे संबंधित कुछ अन्य विकारों की। आपने कभी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बार बार हाथ धोते रहते हैं, या फिर ताला लगाने के बाद बार बार जाकर जांच करते हैं ठीक से लगाया या नहीं लगाया। यदि स्वच्छता का ख्याल रखते हुए हाथ धोए जा रहे हैं, या फिर सतर्कतावश ताले की दोबारा जांच कोई व्यक्ति कर रहा है और यह सीमित बार हो रहा है, तो यह सामान्य है। जब इस तरह के व्यवहार इस हद तक बढ़ जाएं कि व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों पर असर पड़ने लगे, तो इसे हम मनोग्रस्ती बाध्यता विकार की श्रेणी में रखते हैं। इस विकार में दो प्रारूप सम्मिलित हैं, मनोग्रस्ती और बाध्यता। ये दो अलग अलग तरह के प्रारूप हैं, मनोग्रस्ती प्रारूप और बाध्यता प्रारूप। मनोग्रस्ती की अवस्था में व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के
अतार्किक विचार के चिंतन को रोकने में असमर्थता महसूस करता है। जैसे यह विचार कि मेरे हाथ गंदे हैं, या फिर मैंने ताला ठीक से नहीं लगाया है। वस्तुओं को एक विशेष क्रम में ही सजा के रखना चाहिए। व्यक्ति को अपने ये विचार अप्रिय भी लग सकते हैं और वह इनको रोक भी नहीं पाता है, जिससे उसे दुश्चिंता होती है और फिर इस अप्रिय स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह कुछ व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे कि व्यक्ति को हाथ गंदे हैं, यह मनोग्रस्ती है, तो वह बार बार हाथ धोने की बाध्यता प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति को पैसे गुम हो जाने का भय हो सकता है, पैसे गुम हो जाने की मनोग्रस्ती है, तो वह बार बार पैसे निकालकर उनको गिनता है। तो इस तरह से मनोग्रस्ती और बाध्यता व्यवहार साथ साथ घटित होते हैं। अब हम बात करते हैं अभिघात तथा दबाव कारक विकारों की। दबाव के संदर्भ में अध्याय 3 में हम अध्ययन कर चुके हैं। कुछ दबाव स्थितियों को विकार की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में पहला विकार है उत्तर अभिघातज दबाव विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कि कई बार भयंकर दबावपूर्ण घटनाओं जैसे कि प्राकृतिक आपदा, दंगा, आगजनी, बम विस्फोट, युद्ध, इन घटनाओं में फंस चुके लोग, इन घटनाओं से गुजर चुके लोग घटना गुजर जाने के बाद भी दबाव का अनुभव करते रहते हैं। इसे उत्तर अभिघातज दबाव विकार कहा जाता है। इस विकार में व्यक्ति बार बार घटना का उसको स्वप्न आता है, या फिर वह अति अवलोकन करता है, अपने आसपास की घटनाओं का, वस्तुओं का अति अवलोकन करता है। उसकी एकाग्रता में कमी हो सकती है, उसके संवेगों में शून्यता की स्थिति जैसे लक्षण वह प्रदर्शित कर सकता है। इसके अतिरिक्त समायोजन विकार और तीव्र दबाव विकार को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कायिक अभिलक्षण संबंधी विकार। इस तरह के विकार में व्यक्ति शारीरिक बीमारी की अनुपस्थिति में बीमारी संबंधित लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे शारीरिक लक्षण की जांच करने पर उनका कोई जैविक आधार नहीं मिलता। मतलब व्यक्ति को लग सकता है कि उसके हाथ में लकवा लग गया है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा जांच करने पे पता चलता है कि कोई उसका जैविक आधार नहीं है। वास्तव में बीमारी शारीरिक है ही नहीं, लेकिन उस शारीरिक बीमारी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। कुछ बच्चों को लिखते समय अचानक से हाथ में जकड़न का लक्षण प्रदर्शित होता है और वे लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जब उनके हाथ की जांच की जाती है तो हाथ में कोई वास्तविक बीमारी नहीं पाई जाती और लिखने के अलावा बाकी और दूसरे काम वो हाथ से कर लेते हैं। इस तरह के कई विकार हैं जिनमें जैविक कारण बीमारी की अनुपस्थिति में बीमारी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन्हें समग्र रूप से कायिक अभिलक्षण संबंधित विकार कहा जाता है। इनके 3 प्रकारों की हम बात करेंगे: कायिक अभिलक्षण संबंधित विकार, बीमारी दुश्चिंता विकार और परिवर्तन विकार। सबसे पहले कायिक अभिलक्षण संबंधित विकार। इस तरह के विकार में व्यक्ति लगातार गंभीर या फिर गैर गंभीर चिकित्सीय अवस्था के लक्षणों के बारे में शिकायत कर सकता है कि मुझको यह लक्षण हैं। अभिलक्षण से अत्यधिक जुड़े रहने की आदत उसमें देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में लगातार वह चिंतित रहता है, लगातार डॉक्टर के पास जाता रहता है और इन सब के कारण से दैनिक जीवन में
बाधा और दबाव का अनुभव करता है। इससे ही मिलता जुलता एक विकार है बीमारी दुश्चिंता विकार। इस विकार में गंभीर बीमारी के हो जाने के बारे में लगातार चिंतन करते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति, उन्हें लगता है कि कोई उनको गंभीर बीमारी हो गई है, लगातार उन बीमारियों के बारे में चिंतित रहते हैं जिन बीमारियों का परीक्षण हो गया है या फिर परीक्षण नहीं हुआ है। परीक्षण में उनको लगता है कि बीमारी निकली नहीं है, परीक्षण शायद ठीक से नहीं हुआ है। डॉक्टर के आश्वासन देने पर वह कोई राहत अनुभव नहीं करते। किसी और की बीमारी के बारे में सुनकर किसी ने कहा कि मुझे कैंसर हो गया, तो वह अपने आप के लिए भी, अपने अंदर भी कैंसर का खतरा महसूस करने लगते हैं। अपने अंदर वो लक्षणों को ढूंढने लगते हैं और उनसे चिंतित होने लगते हैं। कायिक अभिलक्षण संबंधी विकार में व्यक्ति लक्षणों की शिकायत करता है, जबकि बीमारी दुश्चिंता विकार में बीमारी से चिंतित रहता है। इस श्रेणी का अगला विकार है परिवर्तन विकार। परिवर्तन विकार अपेक्षाकृत नया शब्द है। ऐतिहासिक रूप से इसे हिस्टीरिया कहा जाता रहा है। शरीर के मूल प्रकारों में कुछ में या फिर सब में क्षति हो सकती है, क्षति दिख सकती है, क्षति का प्रदर्शन व्यक्ति कर सकता है। क्षति संवेदी स्तर पर देखी जा सकती है कि उसको कुछ संवेदना नहीं हो रही है हाथ में या पैर में, या फिर उसको श्रवण संवेदना नहीं हो रही है। व्यक्ति को गति या अंग की क्रियाशीलता में कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। व्यक्ति को मिर्गी से मिलते जुलते कुछ दौरे भी देखे जा सकते हैं। पक्षाघात, बहरापन, चलने में कठिनाई जैसे लक्षण व्यक्ति प्रदर्शित करता है। दबावपूर्ण अनुभव के बाद अचानक से ये लक्षण घटित होते हैं। ऐतिहासिक रूप में हम देखें तो विश्व युद्ध के दौरान ऐसे कई सैनिक जो मानसिक द्वंद्व का शिकार थे, उनको हाथ में लकवा लग गया था। ये वो सैनिक थे जो अपने शत्रु पर गोली नहीं दागना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें तो लड़ने का आदेश था। तो मनोद्वंद के कारण से उनके हाथ में लकवा लग गया, जबकि जांच के दौरान जांच में कोई जैविक कारण लकवे का मिला नहीं। तो इस तरह के कई शारीरिक लक्षण परिवर्तन विकार में व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं विच्छेदी विकारों की। विच्छेदी विकार कई तरह के हैं। सबसे पहला है विच्छेदी स्मृति लोप। इसमें स्मृति लोप चयनात्मक हो सकता है। कुछ खास तरह की स्मृतियां, कुछ खास घटनाएं, इनके बारे में व्यक्ति भूल सकता है। और स्मृति लोप के कोई ज्ञात आंगिक कारण, जैसे कि सर में चोट लगना या फिर कोई दवा का रिएक्शन होना, ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता है। बस कुछ खास तरह की स्मृतियां, उनका लोप हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को अतीत का कुछ भी याद नहीं रहता है, जबकि कुछ व्यक्तियों को विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट घटनाओं या वस्तुओं संबंधी स्मृति नहीं रहती है, किंतु बाकी सब और दूसरी बातें उन्हें याद रहती हैं। विच्छेदी पहचान विकार, इसको बहु व्यक्तित्व भी कहा जाता है। इस विकार में व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्तित्व प्रदर्शित कर सकता है। कुछ मूवीज में, कुछ फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि बहु व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया गया है। एक व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। व्यक्ति अपने परिवर्तित रूपों से परिचित भी हो सकता है और वह अनजान भी हो सकता है। बहुधा विच्छेदी विकार बाल्यकाल के किसी
अभिघाचित अनुभव से संबंधित होते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व लोप और स्व अनुभूति लोप विकार है। यह विकार एक स्वप्न जैसी अवस्था है। इसमें व्यक्ति को स्व और वास्तविकता से पृथक होने की अनुभूति होती है। व्यक्तित्व लोप विकार में आत्म प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन हो जाता है और वह वास्तविकता से कटने लगता है, उसको वास्तविकता का ठीक ठीक आभास नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने दुश्चिंता विकार को समझा, जिसके अंतर्गत हमने सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार, आतंक विकार और दुर्भीति विकारों को जाना। हमने मनोग्रस्ती बाध्यता विकार पर चर्चा की, उनको समझा। अभिघात तथा दबाव कारक विकार के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत हमने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उत्तर अभिघाजित दबाव विकार को समझा। कायिक अभिलक्षण विकारों को जाना और विच्छेदी विकारों को जाना। अगले भाग में हम अन्य मनोविकारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।